हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एकदम फील के साथ पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है, इसमें सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद कर लेंगे हम, डोमेन रेंज वगैरह याद कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर उन्हें कैसे इनवर्स बनाया गया, ये हम आज पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो ऐसे आपने फॉर्मूले रट लिए और उन फॉर्मूले को आप बताने लगेंगे तो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका थोड़ा सा बेसिक्स आना चाहिए कि वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स किसी भी फंक्शन का कैसे निकलता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दें तो इनवर्स फंक्शन दिखाई दे रहा है हमें। क्या दिखाई दे रहा है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, किसी भी फंक्शन का इनवर्स जब डिफाइन होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स वो फंक्शन दोनों होना चाहिए, वन फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी। वन फंक्शन भी होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों जरूरी है कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन का वन और ऑन टू दोनों ही होना जरूरी है। तो ये भी हम आगे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि क्यों वन और ऑन टू होना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं कि सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी होता है वन और ऑन टू होना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनने के लिए, और साइन, कोस, टेन, कोसेक जो भी ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं ये वन ऑन टू है ही नहीं, तो इन्हें इनवर्स फंक्शन कैसे बनाया गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे इन्हें बोला गया, कैसे हम इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। फंक्शन क्या होता है ये हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। फंक्शन, अगर मैं कोई भी दो सेट ले रहा हूं, वैसे तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है फंक्शन की, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, लेकिन कोई ये नहीं बता पाता कि वो स्पेशल काइंड क्या होती है रिलेशन की। अगर कोई भी हमारा रिलेशन है, दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी सेट है। ए के अंदर एलिमेंट मैं ले रहा हूँ 1, 2 और 3, और बी सेट के अंदर हमने ले लिए ए, बी, सी और डी। एक बार के लिए हम मान लेते हैं 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी? एवरी एलिमेंट, अगर कोई भी ये दो सेट है हमारे पास ए और बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद सम एलिमेंट्स इन बी। ए सेट के अंदर हर एक एलिमेंट है वो कनेक्ट होना चाहिए बी के कुछ एलिमेंट के साथ, और ये जो कनेक्शन है हमारा ये यूनिक होना चाहिए। दिस कनेक्शन मस्ट बी यूनिक। ये कनेक्शन हमारा यूनिक होना चाहिए। सीधे अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और ए सेट की हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अब ये इमेज क्या होती है? देखिए, 1 का रिलेशन ए के साथ है तो मैं बोल सकता हूं कि A1 की इमेज है। A1 की क्या है? इमेज। A इज इमेज ऑफ 1, और एक होती है प्री इमेज। क्या होती है? प्री इमेज। प्री इमेज कैसे बोलते हैं? 2 इज प्री इमेज ऑफ बी।
उल्टा चल पड़ेंगे, अगर हम उल्टा चलें तो 2 क्या हो जाएगी, बी की प्री इमेज हो जाएगी। ऐसे 2 इज प्री इमेज ऑफ बी, इसे हम ऐसे लिखेंगे। ए तो 1 की इमेज है, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या इमेज, और यहाँ से उल्टाएंगे तो प्री इमेज। तो अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद सम एलिमेंट इन बी। ए सेट का हर एक एलिमेंट बी के कुछ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और ये कनेक्शन हमारा यूनिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि 1 की ए के साथ भी रिलेशन है और बी के साथ भी, 1 की 2 इमेज बन गई ए बी और बी बी, तो इस केस में ये हमारा फंक्शन नहीं रहेगा, ये फंक्शन नहीं होगा, इसे हम फंक्शन नहीं मानेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा बी सेट हो गया। अब देखिए 1 की हम मान लेते हैं ए के साथ, 2 का बी के साथ है, 3 का ई के साथ है, बस इतना ही मानते हैं एक बार के लिए। देखिए अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, हर एक एलिमेंट ए का बी के साथ कनेक्ट होना चाहिए कुछ ही एलिमेंट के साथ। तो ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, 4 यहाँ पर अकेला रह गया है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं 4 को भी कनेक्ट कर देता हूँ, 4 को मान लिया मैं सी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये फंक्शन हो जाएगा। इसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, और जो सेकंड वाला सेट है हमारा बी वाला सेट है, इसमें का एलिमेंट अगर खाली भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फंक्शन रहेगा। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, 1 1 क्या होगा, 1 2 क्या होगा, 1 1 ऑन टू मैनी 1 वगैरह वगैरह ये आ जाती है। तो सिंपल भाषा में सिर्फ आप यही याद रखेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, और ये कनेक्शन यूनिक होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसे 2 इमेज अगर कभी भी बन जाती हैं तो वो फंक्शन हमारा नहीं रहेगा, उसका हम इन्वर्स भी नहीं निकाल सकते। तो आगे आएंगी ये सारी चीज़। आई होप फंक्शन आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 1 1 फंक्शन। पहले तो ये भी बहुत इजी सी टाइप है। 1 1 फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी, मतलब एक एलिमेंट एक ही के साथ कनेक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको फंक्शन में ही देता हूँ, वो मैं देना भूल गया था आपको। जैसे ऐसे भी हो सकता है ए सेट और बी सेट 1 2 3 और ए बी सी डी। 1 को हम ए के साथ भी कनेक्ट करें, 2 को बी ए के साथ कनेक्ट करें, और 2 को बी 3 को बी के साथ। तो ऐसे केस में भी ये फंक्शन होगा, क्योंकि डेफिनेशन अब भी वही है और ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज कनेक्टेड विद सम एलिमेंट इन बी। तो ए सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है। दिस कनेक्शन शुड बी यूनिक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी। तो 1 की ए इमेज है, 2 की ए इमेज है, तो 1 की एक इमेज है, 1 की 2 इमेज कब बनेगी, 1 की जब 1 बी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, अब ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो 1 की ए के साथ इमेज, 2 की भी ए के साथ, अगर 3 की भी इमेज ए के साथ कर दें तो भी ये फंक्शन रहेगा, क्योंकि तीनों की एक एक इमेज है, 1 की भी ए, 2 की भी और 3 की भी। अगर किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज हो जाती हैं तब वो फंक्शन नहीं रहेगा। अगर एक एलिमेंट की एक इमेज है तब तक बात सही है और सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं। अब अगर यहाँ पे 1 की 2 इमेज होगी तो ये फंक्शन नहीं रहा। तो अब हम पढ़ते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होता है, 1 1 फंक्शन के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए is connected with different element
एलिमेंट इन बी। 1-1 फंक्शन आप नाम से ही याद रख सकते हैं कि 1-to-1 फंक्शन एक के साथ कनेक्ट होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि भी 1 की इमेज ए होगी 2 की भी ए इमेज होगी। सिर्फ देखिए फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, ये 1 2 3 वाला 1 का ए के साथ कनेक्शन, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। ये होगा हमारा 1-1 फंक्शन। 1-1 कैसे होगा? 1 की सिर्फ ए की इमेज, 2 की बी इमेज और 3 की भी सी इमेज, मतलब सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए सही मायने में, तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है कि 1 2 3 और ए बी सी डी ले रखे हैं, 1 की ए कर दी और 2 की भी ए कर दी। अब ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मैनी 1 हो जाएगा। तो 1-1 फंक्शन क्या होगा? एक की एक इमेज, एक का एक के ही साथ कनेक्शन, तो वो क्या कहलाएगा? 1-1 फंक्शन कहलाएगा। आसान शब्दों में यही है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होगा वो देखिए। 1-1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ एक हमारा एलिमेंट होगा वो एक के ही साथ कनेक्ट होगा, तो वो क्या होगा? 1-1 फंक्शन होगा। अब इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या लेना देना है ये हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे, तो तब तक आप इस नॉलेज को अच्छे से कलेक्ट करते रहिए। देखिए अब ऑन टू फंक्शन और पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने दो सेट लिए थे, कोई भी हमारा फंक्शन है ए टू बी, ए और बी दो सेट लिए थे, तो बी का जो एलिमेंट है हमारे बी सेट के अंदर वो एक भी खाली नहीं रहना चाहिए। हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास ए के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। एवरी एलिमेंट ऑफ बी has a pre-image in A। बी सेट के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए ए के अंदर, तभी वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन माना जाएगा। तो देखिए ये भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस पर पी क्यू आर का लेते हैं। 1 2 3 से बोर हो गए आप, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया है? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये बी सेट और ये ए सेट, फंक्शन हमारा ए टू बी है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज ए प्री इमेज इन ए। बी के हर एक एलिमेंट की ए के अंदर क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। तो प्री इमेज मान लिया पी का ए के साथ रिलेशन है, क्यू का बी के साथ रिलेशन है और आर का सी के साथ रिलेशन है। अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एन प्री इमेज। अब प्री इमेज मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? अगर बी से ए आएंगे तो क्या बोल लेंगे? प्री इमेज, और ए से बी जाएंगे तो क्या बोल लेंगे? इमेज। बी से आ रहे हैं तो प्री इमेज। ए की प्री इमेज क्या है? जल्दी से बोलिए आप, पी। तो ए की प्री इमेज क्या है? पी है प्री इमेज। बी की प्री इमेज क्या है? क्यू। सी की प्री इमेज क्या है? आर। अब ये फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन। सभी एलिमेंट की एक प्री इमेज है ए के अंदर। मतलब इसके अंदर सिंपल सी कहने वाली बात यह है कि दोनों में से कोई भी खाली नहीं रहेगा, किसी न किसी का रिलेशन जरूर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, डी को खाली छोड़ दूँ, तो डी की तो कोई प्री इमेज है नहीं, डी का तो किसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है। तो डी की प्री इमेज होनी जरूरी है ऑन टू फंक्शन के लिए। फंक्शन तो ये अभी भी है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन को तो फॉलो कर ही रहा है। मैंने क्या बताया है? इसके अंदर एक भी खाली नहीं रहना चाहिए और कनेक्शन हमारा यूनिक होना चाहिए। तो कनेक्शन भी यूनिक है, खाली भी नहीं है, और 1-1 फंक्शन भी है, ये एक के साथ कनेक्ट है। ऑन टू बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये भी कनेक्ट हमें करना पड़ेगा। तो इसको अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर और कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए मान लेते हैं इस साइड है ए बी सी डी और इस साइड हम ले लेते हैं 1 2 3। अब देखिए ए 1 के साथ कनेक्ट है, बी भी 1 के साथ कनेक्ट है, सी 2 के साथ और डी 3 के साथ कनेक्ट है। ये देखिए आप एग्जाम्पल, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल।
अब आपको क्या देखना है, बी की प्री इमेज होनी चाहिए। बी की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, हर एक एलिमेंट। 1 की प्री इमेज है ए है और 1 की दूसरी प्री इमेज बी भी है। मैंने क्या बताया आपको, इमेज सिर्फ एक ही होनी चाहिए, प्री इमेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्री इमेज कितने भी हो चलेंगी, इमेज सिर्फ एक ही होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो 1 की प्री इमेज है, 2 की भी प्री इमेज है, सी है, और 3 की भी प्री इमेज है, हाँ डी है, 3 की भी प्री इमेज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। सीधी सी बात ये है, बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और फंक्शन की डेफिनेशन को आप फॉलो करते चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है कि हर एक एलिमेंट ए का बी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कुछ एक एलिमेंट के साथ बी के अंदर खाली रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन रहेगा। लेकिन फंक्शन की कुछ स्पेशल टाइप हैं। अगर हमें 1-1 फंक्शन बनाना है तो हमें एक के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये 1-1 भी है और ऑन टू दोनों हम कह सकते हैं इसे। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक की प्री इमेज ज़रूरी है, हर एक की प्री इमेज ज़रूरी है। इसके 1-1 के अंदर एक की एक इमेज होनी चाहिए और ऑन टू के अंदर प्री इमेज होनी ज़रूरी है। इमेज एक की एक ही होगी और लेकिन प्री इमेज एक की 2 हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के लिए 1-1 और ऑन टू फंक्शन होना क्यों ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल से अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि इनवर्स होने के लिए क्यों ज़रूरी है हमारा 1-1 और ऑन टू दोनों होना। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉट 1-1 का कोई फंक्शन है, वो हमारा 1-1 नहीं है, तो उसका इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं होगा वो देखिए। तो 1-1 फंक्शन क्या होता है, आप बोलिए, ऐसा फंक्शन जिसकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक के साथ ही कनेक्ट हो। तो वही 1 2 3 वाला एक बार एग्जांपल हम ले लेते हैं। 1-1 फंक्शन, ए सेट, ये बी सेट और फंक्शन हमारा है ए टू बी, और ये हम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखिए, नॉट 1-1 का एग्जांपल लिया हमने, तो एक के साथ एक कनेक्ट नहीं होगा। ये हम मान लेते हैं 3 भी सी के साथ कनेक्ट है और 4 भी सी के साथ कनेक्ट है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं हो रहा अभी। तो अब देखिए, 1-1 फंक्शन नहीं है तो इसका हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, इनवर्स। अगर इनवर्स हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी टू ए हो जाएगा। फंक्शन क्या था, ए टू बी, अब क्या चेंज हो जाएगा, बी टू ए, इतना चेंज आ जाएगा। अब ए की जगह बी सेट आ जाएगा और बी की जगह ए सेट आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए सेट आ जाएगा। अब बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे, ए बी सी, तो बी के अंदर ए बी सी लिख लेंगे, और ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट थे, 1 2 3 4, तो ए के 1 2 3 4 लिख लेंगे। अब ए की प्री इमेज क्या थी, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की इमेज कहलाएगी ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इमेज कहलाती है, और यहाँ से यहाँ प्री इमेज। 2 की बी थी तो बी की यहाँ पे 2 हो जाएगी। 3 की सी और 4 की भी सी, 3 और 4 दोनों सी के साथ कनेक्ट हैं तो सी के साथ कनेक्ट कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है हमें। बी का कोई भी, अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, बी टू ए हो गया इनवर्स निकालने के बाद, तो बी के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ए के अंदर। इमेज तो है, लेकिन सी की 2 इमेज होगी। सी की कितनी इमेज होगी हमारे पास, 2 इमेज होगी। तो अब ये फंक्शन ही कहाँ रहा, नो मोर ए फंक्शन, नो मोर ए फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन तो यही कहती है हमें कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, सी की 2 इमेज पॉसिबल नहीं होंगी। अगर सी की 2 इमेज बन जाती हैं तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। अगर फंक्शन ही नहीं रहेगा तो फिर इनवर्स तो निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कि वो 1-1 और ऑन टू है ही नहीं। उसके बाद भी हम पढ़ते हैं टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, ये हम पढ़ते हैं। तो ये कैसे आए तो वो देखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको ऑन टू का भी दे देता हूं। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन फिर से वही ले लेते हैं, ए टू बी फंक्शन है हमारा,
और 1 2 3 ABCD। ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होगा, बी का एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब बी के सभी एलिमेंट की क्या बताई मैंने, प्री इमेज होनी चाहिए। तो नॉट ऑन टू का एग्जांपल ये हम ले रहे हैं। अब क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। तो बी टू ए चेंज कर देते हैं, पलटी मार देते हैं हम, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो बी में क्या है, ए बी सी डी है, ए में क्या है हमारे पास 1 2 3। ए किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, और बी किसके साथ, 2 के साथ, सी किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ, डी किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो डी क्या रह गया, खाली रह गया। अब इनवर्स होने के बाद डी की तो प्री इमेज, सॉरी डी की तो इमेज है ही नहीं। यहाँ पे फंक्शन में क्या कहा है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी जरूरी है, एक इमेज तो जरूर होनी चाहिए। डबल इमेज होगी तो भी वो फंक्शन नहीं रहेगा, और एक भी नहीं होगी तो भी वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो डी खाली रह गया तो ये फंक्शन नहीं रहा, नॉट ए फंक्शन। तो ये अब फंक्शन नहीं रहा, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल कैसे होगा, फंक्शन ही नहीं है तो फंक्शन का हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे, उनका इन्वर्स कैसे पॉसिबल हुआ, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाई, कैसे उनकी डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, जैसे वो जिसके लिए वो इन्वर्स फंक्शन बने। तो हम ग्राफ पढ़ेंगे सभी के बारी बारी, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स के, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ग्राफ से सब कुछ बेसिक्स। तो देखिए ग्राफ पढ़ते हैं हम साइन इन्वर्स एक्स का और साइन एक्स का। अब हम साइन एक्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइन जो फंक्शन है हमारा वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना। तो साइन जो फंक्शन है, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अगर हम ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 1 ऑन टू फंक्शन नहीं है, 1 ही नहीं है। 1 के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले ये मैं प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ आपको, नहीं है। अगर आपको नहीं पता हो तो देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स के अंदर आपको ये तो पता ही होगा कि साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, साइन एंगल की डोमेन रियल नंबर होती है, और रेंज क्या होती है, -1 to 1। मतलब अगर हम चाहे कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में, या फिर -1 और 1 ही आएगी। तो देखिए अगर मैं ये ले रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे y क्या आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या आएगा वो देखिए। अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं π/6 पुट कर रहा हूँ, मान लिया 30 डिग्री, साइन 30, ये 10th क्लास के अंदर आ जाती हैं वैल्यूज, आपको याद होंगी। साइन 30 की में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1/2 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम 45 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। अगर 60 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। अगर हम पुट करते हैं 90 डिग्री तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ तक तो ठीक है, 0 पुट की तो 0 आई, 30 पुट की तो 1/2, 45 पुट की तो 1/√2, 60 पुट की तो √3/2 और 90 पुट की तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 1। यहाँ तक ये 1 फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर आगे वैल्यू पुट करेंगे, हम आगे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने पुट कर दी वैल्यू 120, कितनी पुट कर दी, 120। साइन 120 के ऊपर होता है √3/2, जो 60 के ऊपर वैल्यू होती है वही 120 के ऊपर वैल्यू होती है। ये आप 11th क्लास के अंदर सीख के आ चुके हैं अच्छे से। तो 120 के ऊपर फिर वैल्यू क्या होगी, √3/2। √3/2 वैल्यू होगी तो अब ये 1 फंक्शन नहीं रहा। या फिर और कोई एग्जांपल अगर हम लें, फिर से हम अगर पुट कर दें 135, क्या पुट कर दें, 135 अगर हम पुट करते हैं तो 135 पे साइन की वही वैल्यू होती है जो 45 पे होती है। तो 135 का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, 1/√2 के साथ आ जाएगा। तो अब ये 1 फंक्शन नहीं रहा। अब अगर हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो y x की जगह पे आ जाएगा और x y की जगह पे, मतलब ये पलट जाएगा। तो नॉट 1 का फंक्शन का हमने एग्जांपल लिया था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, तो इसकी क्या है, 2 इमेज हमारे पास बन गई।
तो 2 इमेज तो होनी नहीं चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा अगर 2 इमेज हो जाएंगी। तो इसलिए साइन फंक्शन जो है वो हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ऐसा क्या करें कि साइन 1-1 फंक्शन बन जाए? ऐसा मैथमेटिशियन ने क्या खोजा, क्या बनाया कि इसे 1-1 फंक्शन बनाया गया। तो वो देखिए अब आप, साइन फंक्शन की जो डोमेन है उसके अंदर हम क्या चेंजेस लेकर आएँ, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि उस डोमेन के अंदर उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाए। मतलब उस डोमेन के अंदर जो साइन है, साइन एंगल है, साइन एक्स है, उसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाए, वो 1-1 फंक्शन ही रहे। तो ये आप ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पे 0 है और पीक पे वैल्यू π/2 हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, इसी तरीके से माइनस के अंदर होती है। ये 3rd चैप्टर के अंदर ग्राफ आता है। 11th क्लास के अंदर सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ग्राफ हैं, -π/2, -3π/2, -2π। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए आप, साइन एक्स जो है उसकी वैल्यू सेम कहाँ पे नहीं है, सेम कहाँ पे नहीं है। ऐसी क्या डोमेन होगी? डोमेन क्या होता है ये आपको पता ही होगा। इनपुट वैल्यू डोमेन होती है और रेंज क्या होती है? जो आउटपुट वैल्यू निकलती है वो रेंज होती है। सिंपल भाषा में फिलहाल के लिए आप यही समझिए। तो इनपुट के अंदर क्या हम पुट करें कि हमारी अलग अलग वैल्यू आती रहे, क्या आती रहे? अलग अलग वैल्यू आती रहे। ऐसे नहीं कि जैसे हमने 45 पे पुट किया तो 1/√2 आई और 135 पुट किया तो फिर से 1/√2 आ गई। तो ये फिर 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा हमारा। होना क्या चाहिए? 1-1 होना चाहिए, बोथ होना चाहिए इनवर्स के लिए, 1-1 भी और ऑन टू भी। अगर एक भी नहीं होगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब देखिए, अगर आपको इस ग्राफ के अंदर कोई ऐसी कर्व दिख रही है कि जहाँ पे साइन की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, साइन की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, हमेशा -1 से 1 के बीच में वैल्यू जाती हैं, तो ये ग्राफ शो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कर्व जहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं होगी? अब देखिए, अगर हम ले रहे हैं 0 to π, क्या ले रहे हैं हम? 0 to π, तो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम होंगी। अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे तो भी यही वैल्यू निकल के आएगी और इसकी पुट करेंगे तो भी यही, ऐसे इसकी पुट करेंगे, इसकी पुट करेंगे तो भी सेम आएगी। तो ऐसी कौन सी कर्व रहेगी हमारे पास जो सेम वैल्यू में नहीं देगी? ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी डोमेन के ऊपर? ऐसी क्या रोक लगाएं हम कि रेंज हमारी अलग अलग आती रहे और ये फंक्शन उस डोमेन के अंदर क्या बन जाए? 1-1 फंक्शन बन जाए। तो आप ध्यान से अगर देखें तो -π/2 से π/2 तक हम जाते हैं। -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक हम जाते हैं। तो कहीं पे भी हमारी कर्व जो है उसके अंदर मोड नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मोड मतलब ऐसे सेम नहीं आ रहे। ऐसे है तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएंगी, ऐसे कहीं पे भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू सेम हमारे पास नहीं आएगी। -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा अलग अलग वैल्यू ही आएगी। तो इस डोमेन के अंदर -π/2 से लेकर π/2 तक साइन एक्स क्या हो जाएगा? हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा। चाहे तो आप खुद से वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। -π/2 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर पुट करें तो हमारी सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा इसके अंदर क्या हो जाएगा? साइन फंक्शन 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर ऐसे हम वैल्यू ले रहे हैं, ऐसे कर्व ले रहे हैं, या फिर सिर्फ ये कर्व ले रहे हैं नीचे वाली, तो इन पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होगी? सेम वैल्यू होती है, हमारा 1-1 फंक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये ले रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, तो हमारी वैल्यू कहीं पे भी सेम नहीं होगी। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू अलग होगी, ये होगी, इस पॉइंट के ऊपर ये होगी, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ये होगी, इस पॉइंट के ऊपर ये होगी, इसके ऊपर ये होगी, इस पे 0 हो जाएगी, फिर इस पे ये, इस पॉइंट के ऊपर ये, इस पॉइंट के ऊपर ये, इस पॉइंट के ऊपर ये, सभी के पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू क्या होगी? हमारी अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो वैल्यू अलग अलग देगा, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1-1 फंक्शन। तो डोमेन के ऊपर हम क्या लगाएंगे? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगी हमारी? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब ऐसे हमने क्या रोक लगा दी डोमेन के ऊपर, जिससे कि हमारी डोमेन जो है वो अलग अलग वैल्यू दे। मतलब डोमेन क्या होती है? इनपुट वैल्यू। तो क्या ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट करें हमारी रेंज अलग अलग आने लग जाए, हमारा फंक्शन 1-1 हो जाए।
तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या रहेगा, 1 1 फंक्शन रहेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ से यहाँ तक की भी तो वैल्यू ले सकते हैं, अगर इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो वैल्यू ले सकते हैं, ये भी डिफरेंट आएंगे। आपकी बिल्कुल सही बात है। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेंगे तो भी डिफरेंट आएंगी, बिल्कुल आएंगी। और आपकी बुक के अंदर जो रेंज दे रखी है वो -π/2 से +π/2 तक ही दे रखी है, बाकी किसी भी रेंज का कोई जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए, -π/2 से π/2 बुक के अंदर जो ली है, -π/2 से π/2, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की निकल के आएगी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये रेंज कैसे होगी ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनवर्स निकाल लेंगे तो रेंज की डोमेन हो जाएगी, डोमेन की रेंज हो जाएगी। फिलहाल जो साइन पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। तो अब देखिए, -π/2 से π/2 नहीं, कोई भी वैल्यू हम ग्राफ के ऊपर ले सकते हैं जिसके ऊपर हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो, मतलब वैल्यू सेम नहीं आए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारी होगी y = sin x। अब अगर हम इनवर्स निकालने के लिए जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे? इनवर्स निकालेंगे तो रेंज डोमेन की जगह पे आ जाएगी और डोमेन रेंज की जगह पे। तो इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, y = sin इनवर्स x हम लिख सकते हैं, y = sin इनवर्स x हम लिख सकते हैं। तो डोमेन अब क्या हो जाएगी हमारी, उलट जाएगा सिस्टम इनवर्स के लिए, डोमेन -1 to 1 हो जाएगी और रेंज हमारी क्या आ जाएगी, जो रिस्ट्रिक्टेड है वही लिखनी है हमें, क्योंकि उसी के अंदर इनवर्स पॉसिबल हुआ है हमारा, -π/2 से π/2। और इसी को हम क्या बोल लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हम बोल लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो ये वैसे बिल्कुल इजी सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कैसे निकाली हमने, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनवर्स अगर हम लगाते हैं फंक्शन का तो रेंज की डोमेन की रेंज, तो ये दोनों चेंज होगी, रेंज की जगह पे डोमेन लिख दिया हमने, डोमेन की जगह पे रेंज लिख दिया। और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी हमारी, इसी के अंदर इनवर्स पॉसिबल था, तो यही हमारी रेंज होगी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। वैसे कोई भी हम रेंज ले सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लगा सकते हैं, लेकिन जो ये स्पेशल है हमारी -π/2 से π/2 जो बुक के अंदर दी मिलती है और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बोलते हैं। स्पेशल क्वेश्चन भी दिया मिलता है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये क्या है, y = sin इनवर्स x, साइन का इनवर्स है, ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग है, y = sin x का इनवर्स। अगर आप कभी सोच जाएं कि sin इनवर्स x = 1/sin x होता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ sin x, साइन का इनवर्स किया है हमने, और ये क्या है 1/sin x, ये क्या है 1/sin x। तो वैसे हम क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो साइन इनवर्स sin x कंपेयर हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे कैंसिल नहीं करना, वो कंपेयरिंग कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है, x हमारी वैल्यू आ जाती है, लेकिन ये x इस रेंज के अंदर लाई करनी चाहिए तभी ये कंपेयर होता है। तो ये तो था साइन के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कोस का ग्राफ क्या होगा, कोस को कोस इनवर्स कैसे बनाया। सिंपल सेम यही तरीका आपको लगाना है, आपको वही देखना है कि कोस के अंदर जो कर्व है हमारी वह कहाँ पे सेम वैल्यू नहीं आ रही है, उसकी डोमेन के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन हमें करनी है। तो जो -π/2 से π/2 आप पढ़ रहे हैं आपकी बुक के अंदर, वो यहाँ से निकल के आई है प्रिंसिपल रेंज। तो अब कोस का और देख लेते हैं हम जल्दी से, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो y = sin x का जो ग्राफ हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे हो जाएगा। जो हमारी x एक्सिस के अंदर वैल्यू आ रही थी, साइन का x एक्सिस के अंदर ग्राफ था, वो हमारा y एक्सिस के अंदर चला जाएगा, सभी वैल्यूज किसके अंदर आ जाएंगी, y एक्सिस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, डोमेन रेंज की जगह पे आ जाएगी और रेंज डोमेन की जगह पे। जैसे -1 to 1 हमारी y एक्सिस के अंदर चल रही थी, पीछे हमने जो ग्राफ पढ़ा था, अब x एक्सिस के अंदर आ गई हैं वैल्यूज हमारी -1 to 1, और ये हमारी डोमेन की जो थी ये y एक्सिस के अंदर आ गई हैं। और ये हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमारी प्रिंसिपल रेंज आएगी -π/2 से
+π/2, ये वो एरिया हमारा होगा, ये ग्राफ होगा साइन इनवर्स एक्स का। आपकी बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, सभी ग्राफ दिए हुए हैं, साइन का भी कोस का भी, सभी इनवर्स के ग्राफ दिए हुए हैं। उन्हें आप ऐसे रीड कर सकते हैं, जो आप याद करते हैं, टेबल आपकी बुक के अंदर जो दी हुई है, जो आप हमेशा रखते हैं कि इसकी रेंज -π/2 से π/2, इसकी 0 से π होती है, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी, तो वो रेंज यहाँ से निकल कर आई है, ऐसे उस रेंज को डिफाइन किया गया है। अब जो मैंने आपको बोला था कि कोस का और पढ़ते हैं, कोस का और देख लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कोस एक्स का ग्राफ, y = cos x। इसका इन्वर्स कैसे बनेगा, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसका होगा, ये आप खुद पहचान सकते हैं। देखिए, अगर हम ये एरिया ले लेते हैं, फिर से इसका -π/2 से +π/2 वाला, तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी फिर से उसी तरीके से कि इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू, इस पॉइंट के ऊपर फिर से वही वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई एरिया हमें देखना, जैसा उसके अंदर हमने देखा था, साइन का ग्राफ थोड़ा अलग था इससे। साइन में 0 पे 0 होती है, लेकिन कोस के अंदर कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 0 है, कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1। तो वो हमें देखना है कि कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हमें देखना है कौन सा एरिया वो होगा जिसके अंदर y = cos इनवर्स x हमारा डिफाइन हो जाएगा, मतलब 1/1 फंक्शन हो जाएगा, जिसके लिए इनवर्स हम बना सकते हैं। अब देखिए, फिर से वही हमें तो वही ऐसा कर्व देखना है जिस पे रिपीट नहीं हो वैल्यू। तो रिपीट कौन से पर नहीं होगी, अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलें तो वैल्यू हमारी रिपीट नहीं होंगी, हमारा कहीं पे ग्राफ नहीं मुड़ रहा। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 से π तक। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसके लिए क्या हो जाएगी, वैसे सिंपल डोमेन क्या होती है साइन के लिए, सॉरी कोस पढ़ रहे हैं, कोस के लिए सिंपल डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज क्या होती है, साइन और कोस की दोनों की रेंज -1 to 1 वही होती है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगी, नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 से π। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से π, जिसके अंदर हमारा फंक्शन 1/1 रहेगा, वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। कोस के अंदर भी वही होता है, जैसे कोस 0 पे 1 हो जाएगा, फिर कोस 30 पे कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, 45 पे क्या हो जाता है, 1/√2, और आगे कितना 60 पे कितना होता है, 1/2। ऐसे अगर हम आगे वैल्यू को और पुट करेंगे तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएंगी, रिपीट। जैसे हमने साइन के अंदर किया था कि आगे वैल्यू पुट कर रहे थे हम 120, 135 या और भी पुट करेंगे, 180 वगैरह पुट करेंगे, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, रिपीट हो जाएंगे। रिपीट होने के कारण फिर वो 1/1 फंक्शन नहीं रहेगा। जैसे ए का रिलेशन 1 के साथ हो और बी का भी रिलेशन 1 के साथ, दोनों की एक इमेज होने के कारण फिर वो 1/1 नहीं रहेगा। ऐसे ही कोस 1/1 फंक्शन नहीं है, ये हमें 1/1 फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम 0 से π ले रहे हैं तो वैल्यूज हमारी रिपीट नहीं होंगी। यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद इस पे वैल्यू 1 होगी, सॉरी अलग होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू ये होगी, ऐसे इस पॉइंट पे वैल्यू नीचे ये होगी, इस पॉइंट पे नीचे वैल्यू ये होगी, यहाँ पे ये होगी। ये पाई पे कोस पाई कितना होता है, -1 होता है, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। कोस 90 कितना होता है, कोस 90 0। तो यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर वैल्यू रिपीट नहीं होंगी, इसके अंदर ये 1/1 फंक्शन बनेगा। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारी हो जाएगी 0 से π। अब अगर हम इन्वर्स कर देंगे, y = cos इनवर्स x हम लिख देंगे, तो फिर से वही हो जाएगा, हमारा पलट जाएंगी, डोमेन रेंज में बदल जाएगी, रेंज डोमेन में बदल जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, ये रेंज के अंदर चेंज हो जाएगी, और जो हमारी रेंज होती है वो डोमेन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए प्रिंसिपल रेंज हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल रेंज क्या लिखेंगे, इसके लिए हम 0 से π। इसके लिए प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगी, 0 से π, और इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, -1 to 1 हो जाएगी, पलट जाएगा, -1 to 1 डोमेन, प्रिंसिपल रेंज 0 से π हो जाएगी। तो ये हमारा y = cos इनवर्स x के लिए रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन हो जाएगा। तो अब अगर cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना हो तो इसी ग्राफ को कैसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब ये y एक्सिस पे आ जाएगा जो पोर्शन हमने लिखा है ये,
और जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी। ये -1 to 1 वाली वैल्यूज़ हैं, ये किस पे आ जाएंगी, एक्स एक्सिस पे। जैसे हमने साइन का किया था ऐसे वाला ग्राफ, वैसे ये कोस इनवर्स एक्स का भी हो जाएगा। आप बुक से देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम सभी ग्राफ्स के लिए बना देंगे। जितने भी ग्राफ हैं आपकी बुक में दे रखे हैं, सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ग्राफ दे रखे हैं, इनवर्स के भी और सिंपल ग्राफ भी दे रखे हैं। और ये आपने 11th क्लास के अंदर ही पढ़े हैं, इनवर्स के तो नहीं पढ़े, लेकिन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अपने ग्राफ जरूर पढ़े हैं। तो देखिए कोस इनवर्स का क्या हो जाएगा, ऐसे ही जैसे हमने साइन का बनाया था। तो ये आप अच्छे से पढ़ लें, बुक के अंदर देख लें। अब कुछ एक क्वेश्चन हम करते हैं जो प्रिंसिपल रेंज के ऊपर बेस्ड हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये कैसे होंगे वो देखिए, एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। अब ये टेबल आपको क्वेश्चंस करने के लिए याद करनी पड़ेगी कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। 2 की तो मैंने आपको करवा दी, साइन इनवर्स एक्स की और कोस इनवर्स एक्स की। बाकी इनकी आप पढ़ लेंगे क्योंकि इजी से ग्राफ हैं, वो आप देखकर आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, -1 to 1, और प्रिंसिपल रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। आप याद रखिएगा, जो भी आपकी वैल्यू दे रखी हैं बुक के अंदर वो सभी प्रिंसिपल रेंज वैल्यूज दे रखी हैं और इन्हीं के हेल्प से हमें क्वेश्चन करने हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ के अंदर कहीं पे भी सेम वैल्यू नहीं होंगी, वो हमारा 1 बना सकता है और उसे हम रेंज लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल रेंज यही होंगी। तो साइन की -π/2 से π/2 होती है और इन ब्रैकेट्स का आप ध्यान रखेंगे, ये कौन से ब्रैकेट हैं, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, -π/2 और π/2 भी इसके अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर भी क्लोज ब्रैकेट्स हैं। लेकिन tan इनवर्स x के अंदर आप ध्यान रखेंगे क्या है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ब्रैकेट वाले होते हैं ये इंक्लूड नहीं होती, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड होंगी। तो साइन इनवर्स एक्स की क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2, कोस की 0 से पाई, tan की -π/2 से π/2। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि tan की वही होगी साइन वाली, लेकिन ब्रैकेट चेंज हो जाएंगी, ओपन आ जाएंगी। कोट की कोस वाली रहेगी 0 से पाई, जैसे 2 की आपको याद कर लेनी है बस, 0 से पाई कोस की होती है, तो tan की -π/2 से π/2 और कोट की 0 से पाई, कोट की कोस जैसी है, बस ओपन लग गई। लेकिन अब याद करेंगे सेक इनवर्स एक्स की, सेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज डोमेन क्या होती है, रियल -1 to 1। क्यों, क्योंकि -1 to 1 के बीच की वैल्यूज नहीं देता है, इसलिए रियल -1 to 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। और 0 से पाई माइनस में π/2, माइनस में π/2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि -π/2 इसलिए लिखा हुआ है, π/2 के ऊपर क्या हो जाता है, नोट डिफाइन हो जाता है, इसलिए 0 से पाई माइनस में π/2 आप याद रख लेंगे। सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, तो उसकी रेंज प्रिंसिपल रेंज सेम रहेगी, बस -π/2 कर देंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट के लिए भी आप याद रख सकते हैं, -π/2 से π/2 माइनस में 0 के ऊपर नोट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये टेबल आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो CBSE के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और HBSE के अंदर भी, हरियाणा बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सिर्फ इसके अंदर वैसे तो 2 ही एक्सरसाइज हैं, लेकिन आगे इसका बहुत यूज है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह हम पढ़ेंगे, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमसे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो अब कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक मेरे पास है, तो आप भी बुक ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स इन रेडियंस। 2.1 एक्सरसाइज है ये हमारी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का साइन इनवर्स 1/2। आप भी बुक साथ में ले लीजिए, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। साइन इनवर्स 1/2 हमें बोल रहा है, क्वेश्चन ये है साइन इनवर्स 1/2 के प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल दे तो आपको कौन सी रेंज देखनी है, -π/2 से π/2। इस साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, -π/2 से π/2 लाई करनी चाहिए। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। अब आप
आपको ये टेबल याद रखनी है जो 10th क्लास के अंदर थी, वैल्यू वाली टेबल। 1/2 साइन कहाँ पे होता है, 30 पे होता है, तो साइन π/6। अब आप ये देखेंगे कि π/6 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 या फिर नहीं। अगर बिलोंग्स कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हमारे पास π/6 आ जाएगा, साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा। ऐसे काटना नहीं आपको एग्जाम के अंदर, साइन से साइन हटा देना, सीधा π/6 आपने आंसर लिख देना है। क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो π/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, कोस का है, कोस इनवर्स 1/√2, कोस इनवर्स 1/√2। अब कोस की क्या है, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, ये आपको देखनी है। 1/√2 कोस कहाँ पे होता है, 45 पे होता है, तो कोस इनवर्स कोस π/4 लिखेंगे 45 को। अब π/4 0 से पाई के बीच में आएगा या नहीं आएगा, 0 से 180 के बीच में 45 आएगा ना, तो 45 आएगा तो कोस से कोस कंपेयर हो जाएगा, तो π/4 इसका आंसर आ जाएगा। कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको प्रिंसिपल रेंज याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का है, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 10 पे वैल्यू कहाँ पे होती है, tan 30 लिख सकते हैं 1/√3 को, tan π/6 लिख सकते हैं, 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, क्योंकि 10 की क्या होती है प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई, ओपन ब्रैकेट होती हैं, तो 0 से पाई के बीच में तो आएगा ही π/6, तो इसका आंसर π/6 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल रेंज आपको ये याद करनी है, ऐसे वैल्यूज पुट करके आसानी से आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और अच्छे से इसको कवर कीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कैसे आए, कैसे इनका इनवर्स पॉसिबल हुआ, अगर कोई जनरली भी आपसे पूछ ले, आपका क्लासमेट पूछ ले, या फिर आपके घर में आपका कोई बड़ा भाई बहन आपसे पूछे कि क्या होता है, आप अगर पढ़ रहे हैं 12th क्लास के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से आए हैं, कैसे इनवर्स बना है, फंक्शन क्या होता है, 1/1 फंक्शन क्या होता है, 1/2 फंक्शन क्या होता है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी करेंगे और कंप्लीट चैप्टर हम कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट मैथ ही हम कवर करेंगे क्लास 12th का। तो ये चैप्टर आप ध्यान से करें, इसके बाद डेरिवेटिव के अंदर ये बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रिपेयरिंग।